अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है इरिगेशन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस गेट, यूपीएससी, एसडीओ के डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। Thank you very much. Let's start the video. The first question is the irrigation is necessary in an area. कि ऐसा कौन सा एरिया है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इरिगेशन ज़रूरी है। मतलब इरिगेशन एक आर्टिफिशियल वे है वाटर को सप्लाई करने का फ्रॉम सोर्स टू एंड पॉइंट, मतलब फील्ड्स में, खेतों में पानी सप्लाई करने का। तो वेयर देयर इज अ स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, ऐसे एरियाज में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ऐसे एरियाज बी ऑप्शन है जहाँ पे रेनफॉल नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती। जहाँ जब ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है जब ज़रूरत हो तब हो, और जब ज़रूरत ना हो तब ना हो। नॉन यूनिफॉर्म उसका बिहेवियर होता है, हो सकता है तब हो जाए जब ज़रूरत ही नहीं थी। वेयर कमर्शियल क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, जैसे शुगर केन है या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे राइस क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं दीज आर करेक्ट। रेनफॉल कम हो तब भी इरिगेशन की ज़रूरत होती है, रेनफॉल नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी इसकी ज़रूरत होती है, और जहाँ कमर्शियल क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ भी यूज़ होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। Next question is, the irrigation water is said to be unsatisfactory if it contains। ऐसा पानी जो इरिगेशन के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते इरिगेशन पर्पज़ के लिए, अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। कौन सा ऐसा पानी है जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री होता है? तो उसके लिए केमिकल टॉक्सिक, मतलब अगर जहरीला है प्लांट्स के लिए, केमिकल्स जो रिएक्ट कर जाते हैं सॉइल के साथ, और मॉइस्चर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उससे डिस्टर्ब होती हैं। बैक्टीरियाज जो लोगों के लिए, जानदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं, ऐसे अगर उस पानी में इरिगेशन वाटर में चीज़ें हों, फिर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर पानी में मौजूद हों इरिगेशन वाटर में, तो वो आपकी जो फसल है, जो जो भी फील्ड्स में आपने कोई चीज़ काश्त की हुई है उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। फॉर इरिगेशन पर्पज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस पानी को आप इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे उसकी पीएच वैल्यू की रेंज कितनी है। ये नॉर्मली इसके लिए एक रूल है कि जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वही पानी आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इफ द वाटर इज ड्रिंकेबल देन इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पजेस। सो इट्स वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 6 and 8.5। विच ऑफ द साल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज हार्मफुल फॉर कल्टीवेशन पर्पज, के आप अगर काश्त करना चाहते हैं कोई भी फसल, तो इनमें से कौन सा ऐसा साल्ट है जो हार्मफुल है, मतलब नुकसानदेह है। तो इनमें से कोई भी ऐसा साल्ट नहीं है जो नुकसानदेह हो। अ, एक लिमिट तक ये सारे के सारे साल्ट जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते। नन ऑफ दीज ऑप्शन है, कोई भी इनमें से कोई इतना ऑप्टिमम लेवल पे जाके हार्मफुल नहीं है। व्हेन एन ओवर ड्राइड सैंपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे जो सीरीज है क्वेश्चंस की, 6-7 क्वेश्चंस की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज केप्ट ओपन इन द एटमोस्फेयर, मतलब आपने एक सैंपल सॉइल का लिया, उसे ओवन में ड्राई कर लिया। ये ओवन है, इसमें आपने सॉइल ली, एक सैंपल था, उसको आपने ओवन ड्राई किया और फिर आपने एक टेबल पड़ा है एटमोस्फेयर के अंदर, उस पे इस सैंपल को ला के रख दिया, सॉइल सैंपल को। तो जो वाटर ये सॉइल एब्जॉर्ब करेगी इस एटमॉस्फेयर में, दैट वाटर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसको कैपिलरी वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर नहीं कहते, बल्कि उसका नाम हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। कि ओवन ड्राइड सॉइल को आप ओवन से निकाल के जब एटमॉस्फेयर में ला के रखेंगे, तो उस टाइम जो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करेगी उस फ्री एटमॉस्फेयर में, दैट वाटर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। Next question is, a part of water which exists in the porous space of soil by molecular attraction is known as capillary water। के सॉइल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये एक थ्योरी है बाकायदा, कि जो ऑक्सीजन सॉइल होती है या स्पेसिफिकली क्ले होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं, सिलिकॉन के या इस तरह के। जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के साथ एक बॉन्डिंग बनाई होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लें या आयनिक बॉन्डिंग कह लें। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पानी जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, सॉइल के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है, तो वो उन सॉइल्स के पोर्स में
एग्जिस्ट करता है, मतलब मौजूद रहता है, तो ऐसा पानी जो है या ऐसा वाटर जो है दैट इज नोन एज कैपिलरी वाटर। अ पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट ऑफ सॉइल इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। वो कौन सा ऐसा पानी है, अगर हम ड्रेनेज प्रोवाइड कर दें, मतलब ये हमारी सॉइल है, ये लेयर है सॉइल की, और अगर हम यहाँ ड्रेनेज प्रोवाइड कर देते हैं इसमें, तो पानी जो है वो इस ड्रेनेज में से मूव करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे वाटर को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो उसने कहा है जी ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ग्रेविटेशनल वाटर नाम दिया हुआ है, दैट इज ट्रू। तो ग्रेविटेशनल वाटर का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं सुपर फ्लुअस वाटर। ये सुपर फ्लुअस वाटर भी होता है कि ये फ्लो कर जाता है अगर इसे थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं चांस मिले। सुपरफ्लुअस वाटर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, मतलब कौन सी पानी, कौन सी वाटर की टाइप है या कौन सा ऐसा वाटर है जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, दैट इज कैपिलरी वाटर, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से सॉइल के अंदर मौजूद रहता है। ग्रेविटेशनल वाटर भी फ्लो कर जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी किसी न किसी तरह से कारामद नहीं होगा, लेकिन कैपिलरी वाटर जो है वो प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से लेके यूज कर सकते हैं। The amount of water required to fill up the pore spaces in soil particles by replacing all air held in pore spaces। कोई भी सॉइल है, ये सॉइल सैंपल है, इसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और कुछ स्पेसेस बची हुई हैं अंदर, जिनको हम वॉइड्स कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप दी ऑल द पोर स्पेसेस मीन, आपका जो सॉइल है, सॉइल सैंपल है, उसके अंदर सिर्फ सॉलिड्स हैं और जो वॉइड्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है, मीन एयर मौजूद नहीं है, मीन सॉलिड सॉइल जो है वो अपनी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो दैट इज नोन एज सेचुरेशन कैपेसिटी। Next question is, the moisture content of soil after free drainage has removed most of the gravity water। मीन ग्रेविटेशनल वाटर अगर सॉइल से निकल जाए तो जो फ्री मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल के अंदर बचता है, दैट इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। मतलब आपने ड्रेनेज प्रोवाइड की फील्ड में, और जितना पानी था और ड्रेन हो सकता था, ग्रेविटी वाटर था, वो फ्लो करके वहां से निकल गया है, तो फिर कौन सा पानी है जो वापस बच चुका है, वो सेचुरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि पानी निकल चुका है, तो सेचुरेशन कैपेसिटी भी नहीं हो सकती, विल्टिंग कोफिशिएंट भी नहीं हो सकता, अवेलेबल मॉइस्चर भी नहीं है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी थी। अब फील्ड के अंदर जितना पानी मौजूद है, द वाटर कंटेंट at which plants can no longer extract sufficient water from the soil for its growth, that is known as wilting point or permanent wilting point। के पानी का लेवल उस हद तक पहुंच चुका है कि अब प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए पानी उस सॉइल से नहीं ले सकते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर में भी डिफाइंड एज, मतलब कौन सा पानी जो है उसे अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं। द अवेलेबल मॉइस्चर मींस कि आपने फील्ड कैपेसिटी चेक की और विल्टिंग पॉइंट चेक किया, ये है फील्ड कैपेसिटी, ये पानी की अमाउंट है। ये सैचुरेशन कैपेसिटी फर्ज कर लें आप, यहाँ पे सारे पोर्स फिल्ड हैं, कुछ निकल गया उसमें से, मींस आपका जो ग्रेविटी वाटर था वो फ्लो करके निकल गया ड्रेनेज से, तो यहाँ आपकी फील्ड कैपेसिटी आती है। अब पानी यहाँ से कम हो रहा है और ये पॉइंट जो है ये विल्टिंग पॉइंट है या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। तो फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट तक का जो वाटर है, दैट इज नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर। वो कोई पॉइंट नहीं है, वो एक लिमिट है कि फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट तक का जो पानी है या वाटर अवेलेबल है, उसको हम क्या नाम देते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर। तो यही लिखा हुआ, द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। The field capacity of soil depends upon capillary tension in the soil and porosity of the soil। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है फील्ड कैपेसिटी के सॉइल की कैपिलरी टेंशन कितनी है और उसकी पोरोसिटी कितनी है। सो ऑप्शन इज, आंसर इज बोथ ए एंड बी। The ratio between area of crop irrigated and quantity of water required during its entire period of the crop, that is known as duty। The ratio between the area of crop irrigated, सिंपली हम कहते होते हैं एक यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमिक्स, सॉरी हेक्टेयर पर क्यूसिक्स, या फिर ये हेक्टेयर ही है, हाँ जी, और दूसरा है एकर्स पर क्यूसिक्स, हेक्टेयर पर क्यूमिक्स और एकर्स पर क्यूसिक। मीन क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे है डिस्चार्ज क्यू, इट मींस एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज इज नोन एज ड्यूटी ऑफ दैट क्रॉप। कि एक सॉइल जो है, एक क्रॉप जो है, उसकी
टोटल पीरियड के लिए, एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ के लिए जितना एरिया, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर से इरिगेट होता है, दैट इज नोन एज ड्यूटी. Next is the total depth of water required by a crop during the entire period of the crop in the field. Then this is known as delta. Mean आपने फर्ज करें आपकी जो वो क्रॉप है वो 4 मंथ्स फील्ड में रही है और हर मंथ उसकी जो वाटर था वो 6 इंचेस पर मंथ था. तो फिर 4 मंथ्स में उसने कितना लिया? 24 इंचेस. तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा. कि 4 मंथ्स वो फील्ड में रही है और 4 मंथ्स के अंदर उसने 24 इंच टोटल वाटर एब्जॉर्ब किया है या यूज हुआ है, उस पर यूटिलाइज हुआ है, इसको नीडेड था उस सॉइल के लिए. दैट इज नोन एज डेल्टा ऑफ क्रॉप. द ड्यूटी इज लार्जेस्ट. अब ड्यूटी जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे काउंट होती है. एक कैनाल है, उससे वाटर कोर्स निकल रहा है, फिर वो वाटर कोर्स आगे फील्ड में शिफ्ट करता है वाटर को अपने आउटलेट के ज़रिए. ये फील्ड है, तो ड्यूटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो सकती क्योंकि ये फील्ड को डायरेक्टली वाटर सप्लाई नहीं करता. यहाँ पे भी नहीं होगी, इस कोर्स के अंदर हेड ऑफ कोर्स पे भी नहीं होगी, टेल ऑफ कोर्स पे भी नहीं होगी. तो कहाँ होगी? इन फील्ड होगी. मीन ड्यूटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एरिया irrigated by unit discharge. Mean the duty is largest at head of the main canal. ये मेन कैनाल है, इसके हेड पे भी मैक्सिमम नहीं होती क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने ये एकड़्स को सैराब कर सकता है, इरीगेट कर सकता है. एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स यहाँ पे भी नहीं हो सकती. तो फिर कहाँ पे होगी? ऑन द फील्ड. सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. के फील्ड के अंदर हम बिल्कुल जजमेंट कर सकते हैं कि आने वाला वाटर कितने एरिया को, आने वाला यूनिट वाटर कितने एरिया को इरीगेट कर सकता है. The time in days that crops takes from the instant of its sowing to that of its harvest means कि वो टाइम है. मीन हमने 1 जून को एक क्रॉप जो है उसको सो किया है, मतलब उसको हमने काश्त किया है, उसकी बुआई की है और हमने उसको हार्वेस्ट किया है 31 दिसंबर को. तो जितना टाइम इसने अपनी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक गुजारा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स हैं. तो हम अगर 30 डे पर मंथ लें, 210 डेज, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो 210 डेज इज द टाइम फ्रॉम इट्स सोइंग टू हार्वेस्टिंग. मतलब जितने अरसे के लिए ये फील्ड के अंदर मौजूद रही फसल, दैट इज नोन एज द क्रॉप पीरियड. क्योंकि ये क्रॉप का पीरियड है, क्रॉप का उस फील्ड में पीरियड है. दिस इज नोन एज क्रॉप पीरियड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज द होल पीरियड ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड. मीन अभी आपने फसल काश्त नहीं की है, लेकिन उसको आपने कोर वाटरिंग दी पहले उस फसल को तैयार करने के लिए, उस खेत को फसल के लिए तैयार करने के लिए, और लास्ट वाटरिंग जो आपने उसको हार्वेस्ट. मीन ये उसकी सोइंग है और ये उसकी हार्वेस्टिंग है. सोइंग से पहले जो वाटरिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं? कोर वाटरिंग का. ये कोर वाटरिंग कहलाती है सोइंग से पहले, या इसको पैल्यू भी कहा जाता है. और हार्वेस्टिंग से पहले जो वाटरिंग की है आपने, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सोइंग ऑफ क्रॉप से लेके हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप तक है. यहाँ पे वाटरिंग का जिक्र है कि इरिगेशन वाटर जब आपने सप्लाई किया बिफोर सोइंग एंड लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग से पहले और सोइंग से पहले जो वाटरिंग दी, तो वाटरिंग्स के दरमियान जो टाइम लिमिट है, दैट इज नोन एज द बेस पीरियड. नेक्स्ट, क्रॉप रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड. तो क्रॉप रेशियो ओरिजिनली किसको कहते हैं? एक और लेक्चर में भी मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सीजन टू रबी सीजन. एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सीजन टू एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन. तो हम कहेंगे क्रॉप रेशियो CR इज इक्वल टू एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सीजन with divided by the area irrigated during the Rabi season. These are the 20 MCQs for today's lecture. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़ नासिर.